देख रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, और हमने उसमें देखा था कि हम किस तरह से अपना यील्ड बढ़ा सकते हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी देखा था। ठीक है, तो अब हम कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक क्रॉप, जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बोलते हैं, ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रांसजीन। ठीक है, ट्रांसजीन। अब ट्रांसजीन क्या है, मतलब ऐसा जीन है जिसको या तो नेचुरली उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, नेचुरली भी उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस के बारे में पढ़ा था कि वो एक नेचुरल इंजीनियर बोला जाता है, प्लांट्स नेचुरल इंजीनियर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो हम उसके थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रांसजीन है, यानी हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम या तो नेचुरली ट्रांसफर कर दें या फिर जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रांसफर कर दें। ठीक है, इस टाइप के क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, जीएम क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब इसका फायदा क्या है, हम कोई सा भी जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि फायदे क्या थे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के, तो हमने देखा था उसमें हम उनको एबायोटिक रेजिस्टेंस से टॉलरेट कर सकते हैं, है ना, उनको पेस्ट रेजिस्टेंस से हम पेस्ट रेजिस्टेंस उसमें डेवलप किया जा सकता है, उनका यील्ड बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उनमें कोई अगर हमें कोई स्पेसिफिक विटामिन या कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी, उसका हम जीन उसमें डाल सकते हैं। तो हम इसमें कोई भी जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी हम क्वालिटी अपने प्लांट में लाना चाहते हैं, हम उसका जीन उठा के उस प्लांट में डाल सकते हैं। इसके बाद जो फिनोटाइप में चेंज आएगा, मान लो जैसे हमने कोई जीन लिया है और उसको हम दूसरे प्लांट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो जो जीनोटाइप होगा, उसको जो चेंज होगा उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बदल जाए, एकदम से बदल जाएगा, ड्रास्टिक चेंज आएगा, ऐसा नहीं है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो जीनोटाइप में जो भी चेंज आ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है किसका, हीरोडिन का। ठीक है, हीरोडिन क्या है, हीरोडिन एक ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है। जैसे ठीक है, वो किस में से आपने हीरोडेनेरिया पढ़ा होगा ना एनिमल किंगडम में, लीच का साइंटिफिक नेम है। तो वो क्या करती है, ब्लड सक करती है, ब्लड सक करती है, तो क्या होता है, वो उसको पीती रहती है, तो वो क्या करती है, ये जो केमिकल है हीरोडिन, उसको रिलीज करती है, जिसकी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। तो ये क्या एक तरह का प्रोटीन है हीरोडिन। तो इस प्रोटीन का क्या किया, इसका जो जीन था इसको केमिकली सिंथेसाइज कर लिया गया। इस प्रोटीन का ये जो जीन है इसको केमिकल सिंथेसाइज किया गया, वो जीन जो हीरोडिन बनाता है, और उसको किस में ट्रांसफर कर दिया, ब्रेसिका नेपस। ठीक है, ब्रेसिका नेपस में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, एक प्लांट है उसमें हमने इसको ट्रांसफर किया। अब उसमें क्या हुआ, जो हीरोडिन था ये वाला, जब हमने ये जीन इसमें ट्रांसफर कर दिया ब्रेसिका नेपस में, तो जो हीरोडिन था वो किस में एक्यूमुलेट होने लग गया, उसके सीड में। ठीक है, जो हीरोडिन है वो किस में एक्यूमुलेट होने लग गया, सीड में। उस हीरोडिन को हमने क्या किया, प्यूरिफाई कर दिया, उस सीड में से बाहर निकाला, और अब हम उसको एज अ एंटीकोएगुलेंट, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने वाला सब्सटेंस, उसको एज अ मेडिसिन अब हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल है आपका टोमेटो फ्लेवर सेवर। ठीक है, ये एक वैरायटी है टोमेटो की। तो पहले आप लोगों ने देखा होगा, या मतलब आज भी जो देसी टमाटर आते हैं, मतलब उनमें जैसे होता है ना टमाटर, एकदम उसका जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम होता था पहले। क्या था कि जैसे टोमेटो आया फील्ड में से कुछ दिन रहेगा, दो चार दिन, और फिर वो गलने लग जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर का जो पैक्टिन है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाता था। किस एंजाइम की वजह से, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। ठीक है, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम था, वो सीक्रेट होता था। वो क्या करता था, उसकी पैक्टिन, जैसे ये आपका टमाटर है, ठीक है, ऐसा होता है ना टमाटर इस टाइप से, तो ये यहाँ पे क्या होता था ना, इसको जो इसका पैक्टिन जो सेल वॉल में होता है ना पैक्टिन, उसको क्या करता था, धीरे धीरे उसको डिग्रेड कर देता था। उसकी वजह से क्या होता था, ये जो बाहर की लेयर थी टोमेटो की वो बहुत पिलपिली सी और बहुत सॉफ्ट सी बन जाती थी, फ्लैबी बन जाती थी। ठीक है, पैक्टिन के डिग्रेडेशन की वजह से। अब इसमें क्या किया गया है इस वैरायटी में, फ्लेवर सेवर की में, कि उसका जो ये जीन है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, इसको इनहिबिट कर दिया। मतलब पहले वो जो प्रोटीन बनाता था, जिस वजह से हमारा जो टोमेटो होता था वो सॉफ्ट हो जाता था, अब वो जीन है वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा, उसको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो टोमेटो है उसकी शेल्फ लाइफ
बढ़ गई। ठीक है, तो ये कुछ दो एग्जाम्पल अभी हमने देखे। अब इसके बाद हम बीटी कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बीटी कॉटन क्या है, वो कैसे बना, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, उसमें हमने अभी दो एग्जांपल देखे थे, एक हमने हीरोडीन का देखा था, ठीक है, और दूसरा हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो का देखा था। अभी हम तीसरा देखेंगे बीटी कॉटन का। ठीक है, अब देखो जो बीटी कॉटन है, इसमें जो बीटी है ना, बीटी, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये एक बैक्टीरिया से आ रहा है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस ये एक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ये एक डाई होती है, ग्राम स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया की, तो उसमें जो ले लेता है उसको ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं होता है लेता है स्टेन को, उसको हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये कहाँ पे रहता है, सॉइल में। किसमें मिलेगा आपको, सॉइल में। अब ये क्या करता है ना, ये जो बैक्टीरिया है ये ऐसी प्रोटीन बनाता है जो कुछ इंसेक्ट्स को किल कर देता है। ठीक है, मतलब इस बैक्टीरिया के पास ऐसी प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स हैं वो किल हो सकते हैं। ठीक है, वो मर सकते हैं। जैसे कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, जैसे इसमें है लेपिडोप्टेरन्स। ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स ये आप लोगों को याद करना होगा, जिसमें जैसे टोबैको बडवर्म आता है, आर्मी वॉर्म आता है, उसके बाद कॉलियोप्टेरन्स बीटल्स आते हैं इसमें, और डायप्टेरन्स इसमें फ्लाइज और मॉस्किटो आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स हैं, ये बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इनमें इनको ये बैक्टीरिया किल कर सकता है, ये ऐसी प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से ये जो इंसेक्ट्स हैं ये डेथ हो जाती है इनकी। अब ये होता कैसे, देखो, जैसे मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है। ठीक है, इस बैक्टीरिया के पास क्या है, क्राइजीन है, क्राइजीन। अब देखो इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो क्राइजीन है उसको, क्राई को स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में क्राई, और क्राई प्रोटीन का जो सी है वो बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है, अगर सी कैपिटल है तो वो क्या है, प्रोटीन है, और अगर सी स्मॉल है तो ये क्या है, जीन है। ठीक है, तो जो क्राई जीन है वो क्या बनाता है, क्राई प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन क्रिस्टल है ये इनएक्टिव फॉर्म में अभी। ठीक है, ये कैसा है, इनएक्टिव है, ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है, ये इनएक्टिव है। तो जो क्राई जीन प्रोटीन बना रहा है वो कैसा है, इनएक्टिव है, लेकिन ये कैसा है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, बट ये अभी इनएक्टिव है, इसलिए इसको हम क्या बोले, प्रोटॉक्सिन भी बोल रहे हैं। ठीक है, टॉक्सिन तो जो जहरीला हो गया है, मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म में, ये कैसा है, इनएक्टिवेट प्रोटॉक्सिन। ठीक है, तो जो ये प्रोटीन बना रहा है बैक्टीरिया, अभी इसके अंदर ये कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है, और इसमें इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन है ये। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमारा इनमें से कोई इंसेक्ट आया, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी वॉर्म आया है। ठीक है, तो आर्मी वॉर्म ने मान लो इस बैक्टीरिया को खा लिया। अभी इसको खा लिया तो क्या हुआ, तो जब ये इसके मिड गट में, जैसे तीन ये गट है बीच में, ये फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, तो जो मिड गट वाला सेक्शन है, जैसे यहाँ हम देखें तो ये मिड गट वाले सेक्शन में आके क्या होता है ना, ये जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन था, ठीक है, ये जो क्राई प्रोटीन था जो कि अभी इनएक्टिव फॉर्म में था, क्राई प्रोटीन, ठीक है, जो कि अभी कैसा था, इनएक्टिव था, वो यहाँ पे आके एक्टिवेट हो जाता है। किसकी वजह से, एल्कलाइन पीएच। जो ये मिडगट है इसका पीएच कैसा है, एल्कलाइन है, तो जो ये एल्कलाइन पीएच है इस इनएक्टिव टॉक्सिन को क्या कर देता है, एक्टिव बंद कर देता है। एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, अब जैसे ही एक्टिव हो गया ये सॉल्युबलाइज होगा, क्रिस्टल है ये क्योंकि, तो ये घुलने लग जाता है। ठीक है, घुलता जाएगा और एक्टिवेट होता जाएगा। अब जैसे ही ये बिल्कुल घुलने लग जाएगा तो ये जो इसकी एपिथीलियम होती है, ठीक है, मिडगट की एपिथीलियम, वहां पे उसकी सरफेस से जुड़ने लगता है, उसे बाइंड करने लगता है। फिर उसके बाद जैसे ही जुड़ता है तो उसमें ये छेद, पोर्स बना देता है। ठीक है, पोर्स बना देगा, पोर्स हो जाएंगे उसमें, तो क्या होगा, सेल में स्वेलिंग आने लग जाएगी मिडगट के, और उनका लाइसिस होने लग जाएगा, और उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो क्या है, जैसे एल्कलाइन पीएच है उसने इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन को एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद उस क्रिस्टल को सॉल्युबलाइज किया। कौन सा क्रिस्टल, किस प्रोटीन का क्रिस्टल है ये, क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन के क्रिस्टल को सॉल्युबलाइज किया,
जैसे सॉल्युबलाइज होने लगा वो एक्टिवेटेड हो गया, एक्टिवेटेड होने के बाद उसने सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल से बाइंड करने लगा, जो मिडगट की सरफेस पे एपिथेलियल सेल्स की जो इधर होगी, ठीक है ना, ये जो मिडगट है तो यहाँ पे सेल्स की लेयर होगी ना एपिथेलियल जो कवर करती है, ठीक है, वो एपिथेलियल सेल्स उससे बाइंड करने लगा ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन, उसके बाइंड करने से उसने सेल्स में पोर्स बनाए, पोर्स बनाने से सेल्स की स्वेलिंग और उनकी लाइसिस होने लगी, एंड देन उसके बाद डेथ हो गई आपके इंसेक्ट की। तो इस तरह से ये इंसेक्ट्स को हार्म करता है, कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स को ये हार्म करता है। अब इसी को क्या किया गया है, इसका जो ये क्राइजीन है इसी को आइसोलेट कर लिया गया, ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसका जो क्राइजीन है इसको आइसोलेट करके किस में डाल दिया है, कुछ क्रॉप्स में डाला है। जैसे इनको क्रॉप्स में डाल दिया है तो फिर क्या होगा, अब वो क्रॉप को मान लीजिए वो खा लेगा इंसेक्ट, तो उसके अंदर जो इस क्लास का मान लीजिए कोई इंसेक्ट उसको खा लेगा, तो ये जो जीन है वो क्या होगा, एक्सप्रेस होकर प्रोटीन बनाएगा, कौन सा प्रोटीन, क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन बनाएगा, तो फिर उस इंसेक्ट की इसी तरह से डेथ हो जाएगी। तो कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स के लिए अब ये प्लांट्स कैसे हो गए, रेजिस्टेंट हो गए, क्यों, क्योंकि उनके अंदर कौन सा जीन आ चुका है, क्राइजीन। क्राइजीन क्या बनाएगा, क्राई प्रोटीन, जैसे ही क्राई प्रोटीन बनेगा इंसेक्ट के उस अंदर जाए, इंसेक्ट इस प्लांट को खाएगा, क्राइजीन जो क्राई प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होते ही उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, तो फिर उस प्लांट्स को इंसेक्ट्स अपने आप खाना छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये क्या है, एक तरह से पेस्ट रेजिस्टेंस है, मतलब ठीक है ना, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, उनके अंदर अब ऐसी कैपेसिटी आ गई है कि जो प्लांट है, अब ऐसे प्लांट्स में ना तो आपको कुछ सर्टेन इंसेक्टिसाइड्स डालने की जरूरत है, मान लो इनको कोई इन्फेक्ट कर रहा हो उस प्लांट को, तो आपको डालने की जरूरत नहीं इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, क्योंकि जैसे प्लांट के पास तो खुद ही इनहेरेंट हो गया है रेजिस्टेंट, उसके पास जीन है, तो अगर कोई और कोई भी इनमें से इंसेक्ट आके उसको खाता है तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, ठीक है, और इसको कई प्लांट्स में डाला गया, जिसको अभी हम अभी देखते हैं कि किस किस प्लांट्स में ये जो क्राइजीन है उसको इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। तो अभी हम जीएम क्रॉप्स के बारे में देख रहे हैं, और हमने बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया के बारे में देखा था कि वो कैसे काम करता है, ठीक है ना, वो किस तरह से इनएक्टिव फॉर्म उसका जो प्रोटीन का है वो एक्टिव होके किस तरह से इंसेक्ट्स को किल कर देता है, ठीक है, तो वो किल कर देता है। अब हम इसके कुछ जैसे जो ये जीन्स हैं, ठीक है, जैसे जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस उसमें हमने देखा था कि क्राइजीन है और वो क्राई प्रोटीन बनाता है। अब वो भी कुछ इंसेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक है, जैसे क्राई 1 फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB, ये दोनों जीन्स किसके लिए हैं, कॉटन बॉलवॉर्म्स, यानी इन दोनों जीन से जो प्रोटीन बनेगा वो किसके लिए होगा, कॉटन बॉलवॉर्म्स के। इसी तरह से क्राई फर्स्ट AB है, ये किसके लिए, कॉर्न बोरर, इन इंसेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। अब जो जीएम क्रॉप्स है वो तो जैसे जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, या जो जैसे अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, और जो उस तरफ की जो कंट्रीज है उनमें जीएम क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं। इंडिया में अभी सिर्फ बीटी कॉटन कल्टीवेट किया जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारी क्रॉप्स बनी है, जैसे बीटी ब्रिंजल बन चुका है, मस्टर्ड बना है, लेकिन अभी वो अप्रूवल नहीं है उनका ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। कॉटन का कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक। इसके अलावा जैसे देखो बीटी कॉर्न है, राइस है, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, बहुत सारी बीटी क्रॉप्स बनी है, लेकिन अभी सबका कल्टीवेशन नहीं होता है, सिर्फ अभी इंडिया में बीटी कॉटन का हो रहा है, और यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है इन क्रॉप्स का कल्टीवेशन। पहली जीएम क्रॉप कौन सी थी आपकी, टोबैको थी, ठीक है। अब देखिए जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कहा जाता है कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। जैसे अब हमें पता है कि जो पॉलन ग्रेन है, जैसे मान लीजिए ऐसा माना जाता है, मतलब ये बोला जा रहा है कि जो ट्रांसजीन है आपका वो पॉलन के थ्रू जो वाइल्ड वेराइटीज है उसमें आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर होता है ना, पॉलन ग्रेन, तो हो सकता है उसका जो जीन है उसमें आ जाए माइक्रोस्पोर में, ठीक है ना, और फिर वो दूसरे प्लांट पे जाके स्टिग्मा से अपना पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफर करे
तो हो सकता है वो वाला जीन उसमें हो और वो फर्टिलाइज होके फिर वाइल्ड वेराइटीज से कुछ नया बना दे। तो इसलिए इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा बोला जाता है कि हार्मफुल है वाइल्ड वेराइटीज के लिए। और दूसरी चीज है जो जीएम क्रॉप है वो एनवायरनमेंट को पल्यूट भी कर रही है। तो इस तरह से ये माना जा रहा है जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही है नेचुरल वाइल्ड वेराइटीज उनके लिए काफी हार्मफुल माना जा रहा है। तो ये कुछ इनके साथ प्रॉब्लम्स हैं जीएम क्रॉप्स के साथ। तो अभी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में काफी डिटेल में देख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, उनके बारे में हम देखेंगे।